उम्मीदों के नए सपने हैं, नया सफर है और एक नई शुरुआत है, क्योंकि हर सुबह में अवसर अपार होते हैं जिन्हें हमें पाना है। इस नई किरण में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। जी हाँ, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की दिखेगी झलक, खेल जगत में क्या हुआ हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। साथ ही करेंगे टेकटॉक और नजर डालेंगे दुनिया भर की खबरों पर भी वर्ल्ड वॉच में, और साथ ही करेंगे वो हर एक बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया संध्या। मैं हूं आपके साथ कृतिका और चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले देख लेते हैं आज सुबह की प्रमुख सुर्खियां यानी हेडलाइंस। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। आज पोलिंग बूथों पर पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए जेपी नड्डा, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की होगी रैली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल न्यूजीलैंड दौरे पर, अपने समकक्ष से करेंगे भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। व्हाइट हाउस का बयान, हर परिस्थिति के लिए तैयार, आर्थिक सुरक्षा ही देश की सुरक्षा का विषय। गुरुवाणी के सुर और दीपों की रोशनी से नहाया देश। आज गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सागर। काशी में धूमधाम से मनाई जाएगी देव दीपावली। और मुंबई में वर्ल्ड कप जीतकर दिल्ली पहुंचे चैंपियंस। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हरमनप्रीत और उनकी टीम का जोरदार स्वागत। तो ये थी प्रमुख सुर्खी और अब खबरों में करेंगे विस्तार से बात, जहां आपको बता दें कि कल यानी 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब थम चुका है और अब चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीट पर 1314 प्रत्याशियों की किस्मत तय हो जाएगी। उससे पहले आज शाम तक हर पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की टीम पहुंच जाएगी। पहली बार हर निर्वाचन क्षेत्रों में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जा सके। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त न की जाए। राज्य में पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। तो पहले चरण के चुनाव में कल कई सारे बड़े चेहरे भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है और 11 नवंबर को नतीजे आएंगे। आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर हम सभी की नजर कल रहने वाली है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो कई सारे प्रमुख चेहरे हैं इस बार, अगर हम देखें तो खासतौर पर सम्राट चौधरी इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे, जिन पर इस वक्त हर किसी की नजर बनी हुई है। संध्या बिल्कुल, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री लखीसराय से हैं विजय सिन्हा, जो कि पहले चरण में जो मतदान होने हैं उसको लेकर के चुनाव मैदान में होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से उम्मीदवार के तौर पर हैं। बिहार की जनता को कितना लुभा पाएंगे, समय बताएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी बांकीपुर से चुनाव मैदान में हैं, उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि बिहार की जनता ईवीएम में मतदान के जरिए किसका चयन करती है। अलीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी साख पहले चरण के मतदान में दांव पर लगी हुई है। जाले से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कुढ़नी से भाजपा प्रत्याशी पंचायती राज विभाग मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव मैदान में है। तो सीधे तौर पर ये देखें तो ये प्रमुख वो नाम है जिन पर हर किसी की नजर इस वक्त लगातार बनी हुई है। हालांकि ये देखना होगा कि कल जब मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो आखिर ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जो उनके दिमाग में होंगे, जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान किया जाएगा। क्योंकि जमीनी स्तर पर देखें तो कई सारे मुद्दे इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो प्रमुख तौर पर ये वो नाम जिन पर
कल हम सभी की नजर रहेगी और इंतजार करना होगा हमें 14 तारीख का, जब नतीजे आएंगे। तो इस बार किस किस की आमने सामने की टक्कर है वो भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी आमने सामने टक्कर इस बार होने जा रही है। तेजस्वी यादव की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश कुमार भाजपा से प्रत्याशी हैं और इसके साथ साथ मंगल पांडे भाजपा प्रत्याशी और अवध बिहारी चौधरी राजद से प्रत्याशी हैं। ये दो ऐसे चेहरे जिनकी साख पहले चरण के मतदान में दांव पर है। वहीं अगर बात करें संजीव चौरसिया जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, तो उनको टक्कर देंगी दिव्या गौतम जो कि भाकपा माले की प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने कमर कस ली है। जनमत को साधने और अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इस क्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जगहों पर प्रचार करेंगे। पूर्वी चंपारण के मधुबन में जेपी नड्डा की पहली रैली होगी। मधुबन से भाजपा ने निवर्तमान विधायक राणा रणधीर को टिकट दिया है। और वहीं आपको बता दें कि दूसरी जनसभा पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में होगी, जहां एनडीए ने नरकटियागंज से संजय पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार के औरंगाबाद और वजीरगंज में चुनावी सभा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके बाद में नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, कल पहले चरण का मतदान होना है और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो इस समय अंतिम चरण में नजर आ रही हैं। निशांत, देखिए, बिल्कुल कल पहले चरण का चुनाव होना है और नीतीश कैबिनेट के लगभग 15 मंत्रियों की कल साख दांव पर है, और जिसमें जेडीयू कोटे के 5 और बीजेपी से लगभग 10 मंत्री शामिल हैं। इसी तरीके से विपक्ष में भी कई दिग्गजों की साख दांव पर है और ये कहा जा सकता है कि बिहार में कल 121 सीटों पर जो चुनाव होगा ये तय करेगा कि भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि अगर पिछली बार के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछली बार महागठबंधन 61 पर था, एनडीए इन सीटों पर 59 पर था, एक सीट निर्दलीय ने जीती थी। लेकिन इस बार पूरी तरीके से समीकरण बदला है। एनडीए ने विकास बनाम भ्रष्टाचार की राजनीति का जो नारा दिया है उसका असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन भी एनडीए पे नौकरी, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन एनडीए अपने काम काज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में एक सफल नेतृत्व देने में कामयाब हो रहा है। वहीं महागठबंधन में समन्वय की स्थिति ना होना उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। तो देखने वाली बात होगी कल जब वोटर वोट डालने जाएंगे आखिर किसको चुनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए चाहे कोसी क्षेत्र की, मिथिला क्षेत्र की, मुंगेर की, तो इन 3 क्षेत्रों में बेहद अहम हो जाता है ये चुनाव। और कल जो भी गठबंधन लीडिंग पोजीशन में आएगा वही जो है बिहार में सरकार बनाने के लायक होगा, क्योंकि इन सीटों पर ही सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर है। जो अब आगे चरण में जो चुनाव है वहां पर मजबूत एनडीए रहा है और इस वाले चरण में एक सीट से मजबूत महागठबंधन रहा है सीटों के हिसाब से देखा जाए। तो ऐसे में अगर एनडीए यहां पर बढ़त ले जाता है तो स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। अगर महागठबंधन यहां पर बढ़त ले जाता है तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी एक मोमेंटम बनेगा जिसको उसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल निशांत, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा पहले चरण का ये मतदान। देखना होगा कि मतदाता ईवीएम में किसकी किस्मत कैद करेंगे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो अपने दल बल के साथ पूरी तरह से तैयार है चुनाव आयोग। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और चुनाव आयोग ने बिहार में अच्छी खासी सख्ती पहले से रखी हुई है। और जब मोकामा में जो हुआ उसके बाद उम्मीदवार जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनकी गिरफ्तारी के बाद शांति बहाल करने की पूरी कोशिश की गई। खुद पटना एसएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और अभी भी चुनाव आयोग ने हर बूथ जो खासकर संवेदनशील बूथ है वहां पर जवानों की अतिरिक्त तैनाती की है। और साथ ही चुनाव आयोग ने पूरी सख्ती से कहा है कि कोई भी
किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बिहार में जो चुनावी इतिहास रहा है, इसको देखते हुए चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण को लेकर चुनाव आयोग फिलहाल पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि कल जब वोटिंग होगी तो चुनाव आयोग का एक उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पिछली बार के जो आंकड़े हैं वो टूटे, और साथ ही जो है सुरक्षा के लिहाज से सख्ताई पूरी तरीके से नजर आएगी। इसके साथ ही निशांत, अगर हम देखें तो पहले चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो बीते कल थम चुका है, लेकिन अभी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार जो है वो लगातार जारी और जोरों शोरों से चल रहा है। आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण रैलियां हमें देखने को मिलेंगी और चुनावी प्रचार करते हुए कौन कौन से बड़े नेता आज नजर आएंगे बिहार में? देखिए, एनडीए की बात करें तो तमाम दिग्गज लीडर, चाहे केशव मौर्य की बात करें, चाहे मोहन यादव की बात करें, चाहे अनुराग ठाकुर की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, तमाम नेता बिहार में अलग अलग, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये तमाम नेता जो है अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से तेजस्वी यादव की बात की जाए या तेज प्रताप यादव की बात की जाए या अन्य उनके बड़े नेताओं की बात की जाए तो इनकी लगातार रैलियां हैं, अलग अलग जगह संबोधित किया जा रहा है। खुद लालू प्रसाद यादव ने भी मैदान में उतरकर विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला हुआ है। मुकेश सहनी लगातार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से भी जो है अलग अलग जगहों पर जाया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है, क्योंकि दोनों को उम्मीद है इस बार बिहार शायद उनका साथ दे दे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनडीए ने जिस तरीके से नेताओं की जगह चुनी है, जिस तरीके से विधानसभा वाइज वो प्रचार करा रहे हैं और उनके पास स्टार प्रचारकों की भरमार है, उसका जरूर एक फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। निशंत, पहले चरण में जहां मतदान होना है, यहां कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां कांटे की टक्कर आप देख पा रहे हैं? इसके साथ साथ क्या त्रिकोणीय मुकाबला भी कुछ ऐसी सीट है जहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, सीटों की अगर बात की जाए तो सहरसा पूरी लोकसभा में देखे जाए तो 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार एनडीए का दबदबा था, लेकिन इस बार महागठबंधन भी चुनौती हुए देते हुए नजर आ रहा है। इसी तरीके से बात की जाए मिथिला में, तो मिथिला में भी कुछ दोनों की आपस में अच्छी खासी भिड़ंत देखने को मिल रही है। और ये कहा जा सकता है कि जो मैंने पुराना आंकड़ा बताया है कि लगभग हर सीट पे ही कांटे की टक्कर है, और जो भी जीतेगा, जो भी लीड करेगा, वही जो दूसरे चरण के लिए मजबूती के साथ वो जो गठबंधन है वो नजर आएगा। और जो मोमेंटम जिसको भी पहले चरण में मिलेगा, दूसरे चरण में उसको खुद पे खुद फायदा हो जाएगा। इसी के चलते हमने देखा कि पहले चरण के लिए तमाम दिग्गजों ने जो है वो अपनी ताकत आजमाई, इसकी जनता के बीच जाके अपनी अपनी बातें कही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोसी क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, मुंगेर क्षेत्र, तीनों जगह उन्होंने रैली की है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारा, तो नीतीश कुमार का नेतृत्व की जो लगातार बात कही जा रही है, ये एनडीए को एक धार दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव उसका प्रमुख चेहरा है। राहुल गांधी हालांकि कोसी क्षेत्र में गए, वहां पर उन्होंने तालाब में तैरकर मछुआरों के पास गए, मछुआरों की बात की। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी उस इलाके में रैली की। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश जरूर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उस तरफ अभी भी जिस तरीके से लगभग सीटों पर घमासान रहा महागठबंधन में, और उम्मीदवार जो है अपना नाम वापस लेने को तैयार नहीं हुए। और कल जब मुकेश सहनी के भाई ने अपना नाम वापस लिया, तो उसके बाद एक सहनी समाज में भी मैसेज गया, और कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि महागठबंधन में अभी तक चीजें ठीक नहीं हो पाई हैं। उसका हो सकता है कि उसको नुकसान हो। हालांकि ये वोटर्स पर निर्भर करता है कि वो किसको चुने या ना चुने। लेकिन अगर पहले चरण की बात करें तो अधिकतर सीटों में पिछली बार का आंकड़ा उठाए तो लगभग 51 सीटें ऐसी थी जिनमें 5000 का अंतर था। तो आप समझ सकते हैं, और लगभग 10 से 15 ऐसी सीटें थी जिनमें 2000 का अंतर था। तो जो मुकाबला है बेहद कड़ा है पहले चरण में, और इसलिए सभी राजनीतिक दलों की निगाह फिलहाल इस पर टिकी हुई है। और इनको उम्मीद है कि पहले चरण में जो भी गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, उसका मोमेंटम जो बनेगा वो दूसरे चरण में उसको सीधे तौर पर फायदा देगा। जी निशांत, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं छपरा से। अमरेंद्र, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, लगातार आप आम लोगों से बात भी कर रहे होंगे, कितना उत्साह इस बार नजर आ रहा है आम लोगों के बीच में इस लोकतंत्र के पर्व का?
देखिए कृतिका, लोकतंत्र के महापर्व में कुछ घंटे बचे हैं और 18 जिलों के 121 सीटों पर जो मतदान है वो 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर 2020 के आंकड़े देखें तो 2020 में लगभग बराबर की टक्कर थी, यानी कि एनडीए को इन 121 सीटों में से 59 सीटें मिली थी, जबकि गठबंधन को 61 सीटें मिली थी और एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को गया था। उस वक्त चिराग पासवान अलग से लड़ रहे थे। तो इस बार जो है, क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है, तो ये बराबर की टक्कर है। और जिस तरह से टोटल 243 सीटें हैं, उसमें से 121 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो मैं आपको बता दूं कि तारापुर जो एक सीट है जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी का मुकाबला अरुण कुमार सिंह जो आरजेडी के दिग्गज नेता है उनके साथ होना है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर राघोपुर की, तो ये लालू परिवार का एक बड़ी सीट मानी जाती है राघोपुर, जिसमें तेजस्वी यादव का मुकाबला जो है सतीश कुमार जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उनके साथ होना है। और एक सीट जो महुआ बहुत ही चर्चित सीट रही है, जिसमें तेज प्रताप यादव का मुकाबला मुकेश कुमार रोशन के साथ होना है। और इनमें अगर बात करें मैथिली ठाकुर अलीनगर से लड़ रही है, और तो ये एक खासी सीट हो सकती है मिथिलांचल की। इसके अलावा एक अहम सीट है छपरा, जिसमें 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा में महागठबंधन की स्थिति पहले से मजबूत रही है। तो छपरा में खेसारी लाल यादव जो है उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो कुल जो है 1314 जो जो कैंडिडेट है वो उनकी किस्मत दांव पर है। और जो मतदाताओं के सामने सबसे जो बड़े मुद्दे हैं वो विकास वर्सेस जंगल राज का मुद्दा सामने आया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां देखे या बड़े नेताओं की रैलियां देखे, उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार ने 20 सालों में काम किया उस मुद्दे पर एनडीए चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन जो है इसी तरह से सत्ता में वापसी आने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और एक और आंकड़ा का बता दूं कि अगर 2020 के अब रिजल्ट की बात करें तो 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और वोट फीसद जो है 20% का था, और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी और लगभग 16% वोट शेयर था। लेकिन आरजेडी उस टाइम नंबर 1 पार्टी थी जिसने 75 सीटें जीती थी, 23.1% पे था। तो कुल मिलाकर कड़ा मुकाबला है जी। बिल्कुल अमरेंद्र, कड़ा मुकाबला है। जहां उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, वहीं महिला मतदाताओं को भी नहीं भूला जा सकता। वो भी तय करेंगी कि वो किसे अपना नेता चुनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। निशांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार, न्यूज नाइट सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संस्कृति, आस्था और विरासत की। जी हां, आज त्रिवेणी है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक देव की जयंती यानी प्रकाश पर्व, कार्तिक स्नान और देव दीपावली का ये पर्व मनाया जा रहा है। इस समय 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है, तो वहीं आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हुए भी आज नजर आ रहे हैं और मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने दीप जलाकर विजय का ये उत्सव मनाया था। क्यों संध्या? बिल्कुल, और इसके बाद से देव दीपावली मनाई जाने लगी और आस्था का ये जो पर्व है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीप दान किया जा रहा है, स्नान किया जा रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से त्रिवेणी का आपने जिक्र किया कृतिका, तो आज गुरु नानक देव जी की जयंती भी है और इस मौके पर हम देख रहे हैं कि हर गुरुद्वारा जगमगा उठा है, रोशन है और यहाँ पर कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। तो बिल्कुल ये 3 तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं गुरु नानक जयंती के इस पावन मौके पर किस तरीके से देश भर में जो गुरुद्वारे हैं उनको सजाया गया है और जगमगाहट सीधे तौर पर नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का आज ये शुभ अवसर है और आज जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन दान पुण्य करने का भी काफी महत्व है। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दान पुण्य करने के बाद वो दीप दान कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन दीप दान करने का भी बड़ा महत्व माना जाता है। कार्तिक का ये महीना और आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो ऐसे में देव दीपावली भी आज मनाई जा रही है देश भर में। और इस दिन काशी में गंगा के घाटों पर दीपकों की जगमगाहट का अद्भुत नजारा होता है। इस बार भी काशी में दिव्यता, भव्यता और आधुनिकता का अद्भुत उदाहरण नजर आ रहा है। देव दीपावली के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज देश भर में गुरु नानक देव जी की जयंती भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने समाज को समानता, सेवा और मानवता का संदेश दिया। आइए आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। साल 1469 लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव, जिसे आज ननकाना साहिब कहा जाता है, यहीं जन्म हुआ उस दिव्य आत्मा का जिसने पूरी मानवता को एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में धर्म, जाति और समाज की सीमाओं को तोड़ते हुए एक नई सोच दी, मानवता की सोच। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में समानता, भक्ति और सत्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सब एक ही परमात्मा की संतान है। गुरु नानक देव जी एक सिख कौम दे बानी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ कुल दुनिया दे विच बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानवता का मार्गदर्शन बताया। साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए आस्था का रास्ता आसान बनाया। हरमिंदर साहिब को FCRA पंजीकरण की अनुमति दी गई, जिससे अब विदेशों से भी लंगर सेवा के लिए दान संभव है। लंगर पर से GST हटाना, सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देना, सिख युवाओं के लिए शिक्षा छात्रवृत्तियों में बढ़ोतरी सरकार के समानता से समृद्धि के विजन को और सशक्त बनाते हैं। ये सब गुरु परंपरा के आदर्श, न्याय और सेवा के प्रतीक है। साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर साल ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ भारत सरकार भी समझती है। आज गुरु नानक जयंती के मौके पर देश भर के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लोग मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं, सेवा में भाग ले रहे हैं और गुरुवाणी का पाठ सुन रहे हैं। हर गुरुद्वारे में कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया है, जहां भक्ति के साथ साथ समानता और करुणा का संदेश गूंज रहा है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। गुरु नानक देव जी का संदेश सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि मानवता और एकता का मार्ग है। आज जब पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है तो गुरुद्वारे से यही स्वर गूंज रहा है, एक ओंकार सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सेवा, सद्भाव और मानवता का संदेश देने वाला ये प्रकाश पर्व प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मानवता की ज्योत जलाता है। कैमरा पर्सन सुमित दीवान के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आपको लिए चलते हैं भगवान शिव की नगरी वाराणसी। यहाँ हर पर्व भक्ति का उत्सव बन जाता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का दृश्य कुछ अलग ही होता है, जब पूरा बनारस दीपों की रोशनी से नहा उठता है, जगमगा जाता है। तो देखिए डीडी न्यूज़ के संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ही ये एक और खास रिपोर्ट। जैसे ही सूरज गंगा की लहरों में ढलता है, काशी के घाटों पर उतर आता है प्रकाश पर्व देव दीपावली। हजारों साल पुरानी ये परंपरा अब नई भव्यता के साथ चमक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट और घाटों के सौंदर्यीकरण ने इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी दिव्य बना दिया है। देव दीपावली का अर्थ है देवताओं की दीपावली। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर विजय का उत्सव मनाया था। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की इस रात काशी के घाटों पर 25 लाख दीप प्रज्वलित होते हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती इस बार भी देश के वीर जवानों को समर्पित होगी। इस वर्ष काशी के घाटों को 21 कुंटल फूलों से सजाया गया है। 21 बटुक और 42 कन्याएं मां गंगा की आरती करेंगी। इस दौरान अमर जवान ज्योति जलाकर शहीदों को नमन किया जाएगा, जो इस पर्व को देशभक्ति की भावना से भी जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नव्य काशी विजन के तहत इस बार देव दीपावली में तकनीक और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। चेत सिंह घाट पर होगा काशी कथा 3D लेजर शो, जहां भगवान शिव पार्वती विवाह, संत कबीर और तुलसीदास की भक्ति परंपरा से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तक की कथा रोशनी और संगीत के माध्यम से जीवंत होगी। इसके साथ ही ग्रीन फायर क्रैकर शो रात में आसमान को रंगों से भर देगा। काशी की देव दीपावली आज केवल आस्था का नहीं बल्कि नव विकास और संस्कृति का भी प्रतीक बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है और आज पूरा विश्व इस दिव्यता का साक्षी बन रहा है। देव दीपावली का संदेश स्पष्ट है, अंधकार पर प्रकाश की विजय और पुरातन परंपरा में आधुनिक भारत की चमक। काशी की ये दिव्यता अब न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि नए भारत की नई पहचान भी है। डीडी न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। और रकाबगंज गुरु साहिब गुरुद्वारा से हमारी सहयोगी संवाददाता डॉक्टर सुयश हमारे साथ जुड़ गई है। सुयश, सबसे पहले तो यही बताइए कि आज पूरे देश भर में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व के माध्यम से जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने जीवन जीने की कलाएं सिखाई, आज के दिन वो सभी प्रेरणा याद करने योग्य है और साथ ही साथ हम अपने जीवन में किस तरह से उतार सकते हैं, ये भी संदेश आज का ये प्रकाश पर्व देता है। संध्या, सबसे पहले आपके साथ साथ हमारे तमाम सभी दर्शकों को आज प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम रकाबगंज गुरुद्वारे में हैं। आप देख सकते हैं आज सुबह से ही यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनका आना शुरू हो गया है। गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी आज के दिन यहाँ आ रहे हैं और ग्रंथ साहब जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आप देखिए
आज यहाँ जिस तरीके से सुबह से कहते हैं कि जब आप आते हैं और गुरु नानक जी ने जिस तरीके से उपदेश दिए हैं कि लंगर, संगत और पंगत, ये तीनों की परंपरा जो है वो गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। यहाँ समानता का जो जिस तरीके से आपने बताया कि समानता, सभी धर्म एक हैं, सभी मनुष्य एक हैं, सभी ईश्वर के ही हैं, तो इन सभी बातों को आप अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है। यहाँ प्रकाश पर्व को यहाँ बताने के लिए अभी हमने यहाँ जो हेड ग्रंथी हैं उनसे भी बात की और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी कोई पर्व होता है तो हम बाहरी लाइटें लगा लेते हैं, बाहरी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जो नानक जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया था कि असली रोशनी वो होती है जो आपके हृदय में जगी होती है, जो सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। और देखिए इसी बात को मानते हुए नानक जी ने कहा भी था कि आप जितने भी अच्छे लोग हैं उनको पूरे विश्व में बिखर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छाई जगह जगह जानी चाहिए, और अगर बुराई भरे लोग एक जगह रुकते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। आज के प्रांगण में भी आप यहाँ देख सकती हैं, लोग आ रहे हैं, बाबा जी के आगे मत्था टेक रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, एक साथ बैठकर ऊंच नीच भेदभाव सब भूलकर सब यहाँ लंगर ग्रहण कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे आपको कोई भी बड़ा, छोटा, मध्यम कहीं नहीं दिखाई देगा, सब एक समान दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आज कह भी ते हैं, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने भी कहा है और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि यदि आप सब समानता, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीनन न सिर्फ आप, आपका देश भी तरक्की करेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरे देश भर में जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर जगमगाहट, रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है और आप खुद वहाँ पर इस समय मौजूद हैं। आपने तमाम लोगों से बात की होगी, कितना उत्साह उनके अंदर है आज के इस पर्व को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा अभी आपने देखा हम यहाँ आए, हमने लोगों से बात की और सबका एक ही मानना है। देखिए गुरुद्वारे रोज आते हैं, लेकिन आज उनका जन्मोत्सव है और गुरु नानक साहब के जो 10 गुरु हैं उनमें प्रथम गुरु यानी सिख धर्म के वो क्या कहते हैं रचनाकार हैं, वो वही उनके आज यहाँ पर आप देखिए, आज यहाँ आकर जैसे ही आप अंदर आ रहे हैं, यही नहीं तमाम गुरुद्वारे में जैसे किसी का जन्मोत्सव होता है तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो यहाँ पर भी जो लोग आ रहे हैं प्रसाद में, कड़ा प्रसाद के साथ साथ उन्हें चॉकलेट भी दी जा रही है, तो बच्चों में भी उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें भी बेहद उत्साह है और उनके दिए हुए उपदेश, देखिए कृतिका, उनके दिए हुए उपदेश बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं, लंगर संगत यानी कि आप एक साथ बैठकर खाइए, एक साथ बैठकर निर्णय लीजिए, एक साथ बैठकर विचार कीजिए। यदि समाज इस तरीके से सोचेगा, परिवार इस तरीके से सोचता है तो यकीनन हमारा देश भी तरक्की ही करेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी है, क्योंकि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है एक साथ मिलकर, अपनी चाहे फिर वो स्वदेशी की बातें हो या फिर अपने देश को आगे लेकर जाने की बातें हो, तो गुरु नानक जी के जो उपदेश हैं वो न सिर्फ आम जनता के लिए, देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो रहे हैं और आज यकीनन ये चरितार्थ होता हुआ हमें हमारे देश में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुयश, देखिए भारत पर्व और त्योहारों का देश है। हम सभी जानते हैं एक तरफ जहां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज देव दीपावली को लेकर के भी खासा उत्साह है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और लोग स्नान, ध्यान, पूजन में लीन नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज देव दीपावली का दिन है और आज के दिन सबसे अच्छी छठा, जैसे अभी आपने देखा कि आपको बनारस में देखने को मिलेगी, घाटों में सुबह से ही लोग एकत्रित हो जाते हैं और आज शाम, वैसे तो बनारस की गंगा आरती की अलग ही छठा होती है, अलग ही नज़ारा होता है, लेकिन आज के दिन जो अद्भुत नज़ारा आपको बनारस के घाटों पे देखने को मिलेगा उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप शाम को देखेंगे जब लाखों दिए जगमगा उठेंगे, एक अंधेरा, आपको कहते हैं ना, एक दीपक पूरे समाज के अंधेरे को खत्म कर सकता है। तो आप सोचिए जब लाखों दिए गंगा के घाट पर होते हैं तो मानिए कि न सिर्फ पृथ्वीवासियों के लिए बल्कि ये लगता है कि आज पूरे गोलोकवासी भी देव दीपावली मनाएंगे और वो जो नज़ारा होगा वो बेहद अद्भुत होगा। वहाँ आज जिस तरीके से 3D आज की दीपावली, देव दीपावली जो है वो आप देखिए आधुनिकता और संस्कृति का एक अद्भुत समावेश आपको शाम को देखने को मिलेगा। लोगों में बेहद उत्साह है, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आज जाएंगे देव दीपावली के दर्शन करने के लिए बनारस में। तो आज का बेहद ही अद्भुत नज़ारा आपको बनारस में देखने को मिलेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ ही वहाँ की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेषकर हमारे सिख भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और वहीं आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया इस समय चल रही है और इस क्रम में DEC ज्ञानेश भारती ने के नेतृत्व में देश के चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR अभ्यास का निरीक्षण करने के लिए राज्य के बांग्लादेश सीमावर्ती जिलों का भी दौरा करेगा। तो देश के 12 राज्यों में इस वक्त SIR की ये प्रक्रिया इस समय शुरू हो चुकी है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के लाभार्थी 69 लाख से ज्यादा महिलाओं को 21वीं किस्त जारी की जाएगी। लाभार्थी महिलाओं में 7,658 महिलाएं बस्तर संभाग के उन गांवों की है जो बीते 22 महीनों में माओवाद के प्रभाव से मुक्त हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन महिलाओं को पहली बार इस योजना का लाभ आज मिलने जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ का ये दौरा और लाभार्थी महिलाओं में 7,658 महिलाएं बस्तर के गांवों से हैं जिनको इस योजना का सीधे तौर पर फायदा आज मिलेगा। तो वहीं आगे भी खबरों में बढ़ते हैं, जहां प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्म निर्माता डॉक्टर भूपेन हजारिका की आज पुण्यतिथि है। वो एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने गायक, कवि, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता के रूप में काम किया है। भूपेन हजारिका असम के रहने वाले थे। कला और एकता को एक सूत्र में पिरोने वाले भूपेन दा को भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मशहूर गायकी के लिए इन्हें बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने रुदाली, मिल गई मंजिल मुझे, साज, दरमिया, गजगामिनी, दमन और क्यों जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में गीत गाए। हजारिका ने 1000 गाने और 15 किताबें लिखी थी। और भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ब्रह्मपुत्र के कवि डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। संगीत के उस्ताद और महान फिल्म निर्माता हजारिका जी की रचनाओं ने असम की संस्कृति को प्रतिबिंबित किया और मानवता एवं राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को जीवित रखा। उनकी कला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और इधर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज न्यूजीलैंड में वहां के व्यापार मंत्री टॉड मैकवेले के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और नवाचार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। पीयूष गोयल न्यूजीलैंड में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें ऑकलैंड में आयोजित न्यूजीलैंड भारत व्यापार मंच भी शामिल है। इसके बाद में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ एक सामुदायिक संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले के बीच एक अनौपचारिक बातचीत भी होगी, जो व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने, नए आर्थिक अवसरों की पहचान करने और नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास के क्षेत्रों में साझेदारी को सुदृढ़ करने पर केंद्रित होगी। भारत न्यूजीलैंड FTA वार्ता का चौथा दौर बीती 3 नवंबर को ऑकलैंड में शुरू हुआ, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। और इसी बीच नया सवेरा में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे हम आज की प्रेस रिपोर्ट्स। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आप समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। और प्रेस रिपोर्ट में सबसे पहली और प्रमुख खबर है SIR से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि देश के 12 राज्यों में SIR की जो प्रक्रिया है वो इस समय शुरू हो चुकी है, आगे आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए। और इसके लिए मतदाताओं के अंदर कई तरीके की कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को इस समाचार के जरिए कहीं ना कहीं सुलझाया गया है। और सीधे तौर पर कौन कौन से आपको दस्तावेज BLO को देने हैं वो इसमें बताया गया है कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और साथ ही पिता या अभिभावक का नाम, और साथ ही अगर पिता और अभिभावक का एपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो वो भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही फॉर्म किसके पास जमा करना है, ऑनलाइन भी आप गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं। और तुरंत नाम अगर डिलीट किए जाए तो उसको लेकर भी कई सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। परिवार का कोई अन्य सदस्य अगर घर पर है तो उसको ये फॉर्म दिया जाएगा, जिससे कि SIR में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो कंफ्यूजन है, उन तमाम कंफ्यूजन को इस खबर के जरिए दूर किया गया है। बिल्कुल कृतिका, और एक और अभियान से जुड़ी हुई खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु वैश्विक प्रयासों में किस तरह से अब शामिल हो चुके हैं। जी हां, जनसत्ता अखबार से आज हमने ये खबर को लिया है क्योंकि भीषण गर्मी से बचाने के लिए 33 महानगरों का गठबंधन हुआ है, जिसमें ये 4 शहर शामिल किए गए हैं। रियो डी जेनेरियो में आयोजित C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में द रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित कूल सिटीज एक्सेलरेटर पहल की घोषणा की गई, जिसमें ये शहर शामिल हुए हैं। और इसका उद्देश्य शहर के नेताओं को बढ़ते तापमान के खिलाफ लोगों, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे की मदद करना है। हम सभी जानते हैं कि भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन किस तरह से हमें प्रभावित कर रही है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, उसको लेकर के लगातार शहरों के माध्यम से भी, महानगरों के माध्यम से भी पहल की जा रही है। बिल्कुल संध्या, और इसी के साथ जो हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर है जो आज अखबारों में छपी है वो है शिक्षा बोर्ड से जुड़ी, जहां देश के 55 शिक्षा बोर्ड्स की एक बैठक हुई और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। पाठ्यक्रम से लेकर के जो मूल्यांकन में समानता है उसको लेकर रजामंदी सभी के बीच में बनी है। दरअसल देश के जो 66 मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड्स में पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समानता लाने की जो कोशिशें हैं वो इस समय तेज हो चुकी हैं। और खासतौर पर एक समान यानी कि इक्विवेलेंस फ्रेमवर्क को कैसे लागू किया जाए, और इस बड़े सवाल पर हैदराबाद में CBSE, ICSE समेत राज्यों के 55 स्कूल बोर्ड्स इसमें शामिल हुए और अधिकारियों ने इस पर मंथन किया है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस दौरान एक दिलचस्प बात भी निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया कि 6 राज्यों में 10वीं के लिए अलग बोर्ड है और 12वीं के लिए अलग बोर्ड है, तो ये बोर्ड एक ही हो, इसको लेकर की रजामंदी इस समय बनी है। और आगे आने वाले समय में और भी जो जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है वो भी इसके जरिए उठाए जाएंगे। जी हाँ, और कभी कभी इतिहास किसी किताब में नहीं बल्कि चुपचाप पड़ी हड्डियों में सांस ले रहा होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दैनिक जागरण अखबार की एक विशेष रिपोर्ट आज प्रकाशित है, जिसमें मानव सभ्यता के इतिहास में शायद पहली बार हड्डियां इतिहासकारों से ज़्यादा मुखर होने जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही 150 मानव कंकाल रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मिले इन मानव कंकालों की DNA जांच से विश्व इतिहास में नया अध्याय शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि उसमें बदलाव भी करेगा। तो किस तरह से संस्कृति कितनी प्राचीन, कितनी पुरातन है, वो ये कंकाल, ये जो हड्डियां हैं, ये बताएंगी। तो ये थी आज की समाचार पत्रों में छपी जो प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें, वो हमने आप तक पहुंचाई इस खास सेगमेंट के जरिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नया सवेरा में और हम देखते हैं नई नई तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं टेक टॉक में। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और तकरीबन 1.36 करोड़
प्री डायबिटिक हैं। लेकिन IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने अब तक ऐसी खोज की है जिसके जरिए डायबिटीज के खतरे को पहले से संकेत मिल सकता है। दरअसल IIT बॉम्बे की टीम ने कुछ छिपे हुए ब्लड मार्क्स यानी कि रक्त में मौजूद संकेतों की पहचान की और जो शरीर में डायबिटीज को लेकर अलर्ट कर सकते हैं, वो भी तब जब बीमारी के लक्षण सामने नहीं आए होते हैं। IIT बॉम्बे की टीम ने रक्त में मौजूद मेटाबॉलिट्स का अध्ययन कर 26 ऐसे अणुओं की पहचान की जो स्वस्थ और डायबिटिक लोगों में अलग पाए गए। बिल्कुल संध्या, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शरीर में होने वाले शुरुआती बदलावों का सीधे तौर पर संकेत देते हैं जो क्लिनिकल लक्षणों से पहले ही शुरू हो जाते हैं। और इस शोध के मुताबिक अगर हम देखें तो डायबिटीज केवल हाई ब्लड शुगर नहीं है बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। और इस टीम ने ये भी पाया कि कुछ मेटाबोलाइट्स से किडनी की जटिलताओं का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और यह अध्ययन डायबिटीज की शुरुआती पहचान करने की दिशा में आगे आने वाले समय में कारगर भी साबित होगा। तो ये थी आपके हेल्थ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। तो अमेरिका के लुइसविले मोहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद ही एक कार्गो प्लेन हादसे का शिकार हो गया। विमान में 3 क्रू मेंबर सवार थे जिनकी मौत हो गई है। हादसे की जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की अगुवाई में की जा रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आज ट्रंप के टैरिफ नीति की वैधता पर सुनवाई करेगा। ये सुनवाई इस बात का फैसला करेगी कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ नीति पर सुनवाई से पहले व्हाइट हाउस का अहम बयान आया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति और उनकी कानूनी टीम पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुरक्षा ही देश की सुरक्षा का विषय है। अमेरिका के सबसे ताकतवर उपराष्ट्रपतियों में गिने जाने वाले डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चेनी का न्यूमोनिया और हृदय संबंधी जटिलताओं थी। उनको पूर्व उपराष्ट्रपति के सम्मान में व्हाइट हाउस पर अमेरिकी झंडे को आधा झुका दिया गया। 2001 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर अल-कायदा के हमले के बाद इराक पर आक्रमण के फैसले के पीछे भी चेनी की अहम भूमिका मानी जाती है। उत्तरी बोस्निया के तुजला शहर में एक वृद्धाश्रम में आग लग गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और कई झुलस गए। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और अब बात कारोबार जगत की खबरों की बिजनेस ब्रीफ में। तो भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सितंबर तिमाही के नतीजों में एक बार फिर दमदार प्रदर्शन किया है। बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट साल दर साल 6.4% बढ़कर 21,504 करोड़ के पार पहुंच गया है। डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी का राजस्व 24% बढ़ा जबकि शुद्ध लाभ 211 करोड़ रुपए रहा। टाटा ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी महली मिस्ट्री ने संस्थान से अलग होने की घोषणा की। सूत्रों के अनुसार उनका निर्णय रतन टाटा के दृष्टिकोण और संस्थान की प्रतिष्ठा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। तो ये खबरें थी बिजनेस ब्रीफ की और बिजनेस ब्रीफ के बाद अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से हमारे स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो स्पोर्ट्स ट्रैक में सबसे पहले बात करते हैं खेल से जुड़ी खबरों की, जहां हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली वर्ल्ड चैंपियन टीम कल शाम दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर इनका जोरदार स्वागत हुआ और फिर ताज पैलेस होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों और सहयोगियों स्टाफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत पूरी टीम का किया गया। और ये स्वागत भव्य हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत की बेटियां विश्व विजेता बनी है। जेमिमा रॉड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा होटल के भीतर ढोल के थाप पर थिरकती हुई नजर आई। इससे पहले मुख्य कोच अमोल मजूमदार के साथ टीम के सदस्यों का मुंबई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारत ने रविवार को नवी मुंबई में महिला विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता है।
और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी ऐलान किया। भारत की ओर से इसमें 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स इसमें शामिल हैं। इस टीम के कप्तान के तौर पर दक्षिण अफ्रीका की लॉरा पुलवाच को चुना गया है। बेटियों का दम, विश्व विजय के बाद अब महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी धूम। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धूम लगातार जारी है, फिर चाहे वो मंच मैदान पर बाजी मारने का हो या कोई और। ताजा कड़ी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट की है, जहां भारतीय नारी का दम एक बार फिर देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया, जहां स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स के नाम मौजूद रहे। ये वो नाम है जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को विश्व विजय कराने में अहम भूमिका निभाई। बात स्मृति मंधाना की करें तो मंधाना ने विश्व कप में 54.25 के औसत से 434 रन बनाए। वहीं रॉड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और शत की पारी खेली थी। दीप्ति शर्मा की बात करें तो ये खिलाड़ी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। दीप्ति ने फाइनल मुकाबले में 5 विकेट हासिल किए और भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीप्ति ने बल्ले से 215 रन जबकि अपनी गेंदबाजी से 22 विकेट हासिल किए। जाहिर तौर पर ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धि से न केवल टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाया, बल्कि अब महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा होकर के भी देश को गौरवान्वित होने का पल दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट कृषि जगत में। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल और इफ्को को विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में शामिल होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा है। जी हाँ, उन्होंने इस संदेश में लिखा कि ये भारत के लिए गर्व का पल। विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में पहले 2 में स्थान प्राप्त करने पर अमूल और इफ्को को हार्दिक बधाई। यह अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं की अथक मेहनत और इफ्को के किसानों के योगदान का सम्मान है और ये इस बात का भी प्रमाण है कि सहकारिता की अपार संभावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के वैश्विक मॉडल में बदला जा रहा है। और हर साल अक्टूबर-नवंबर में फसल कटने के बाद पराली जलाए जाने से उत्तरी भारत के लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरकता और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से इसमें कमी आ रही है। जी हाँ, इसमें सहकारी संस्थाएं भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये बेहद ही खास रिपोर्ट। हर साल अक्टूबर-नवंबर में उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिसका एक प्रमुख कारण है खेतों में पराली का जलना। धान की कटाई के बाद बची पराली को जलाना न केवल हवा को जहरीला बनाता है, बल्कि स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालता है। पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण यानी PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और काला कार्बन जैसे विषैले तत्व होते हैं, जो सांस की बीमारियां, कैंसर और हृदय रोगों को बढ़ाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से इस समस्या में काफी कमी आई है। इस समस्या के समाधान में सहकारी समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान बहुत कम किराए पर हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और बेलर जैसे पराली प्रबंधन के उपकरण ले सकते हैं। इससे न सिर्फ पराली जलाना कम हुआ है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधरी है। कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा किसानों को खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को जुताई, बुआई, कटाई जैसे कामों के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर, रोटावेटर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे महंगे उपकरण खरीदने के बजाय किराए पर उनका उपयोग कर सकें। एपीओ जो है, ये बड़े बड़े मशीन जो है एपीओ ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए आपकी जो CRM की जो मशीन है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की जितने मशीनरी है, वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है किसानों को। आपकी अगर कस्टम हायरिंग सेंटर कोई युवा एंटरप्रेन्योरशिप के नाते करना चाहते हैं, 80%
तो अगर आप भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो इस सहकारिता मॉडल को अपनाइए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित बनाइए। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और चलिए नया सवेरा में अब जाते जाते बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां ब्रज राज उत्सव हो या फिर और हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका देखने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, कृष्ण की नगरी में यशोदा कृष्ण नाटक में हेमा मालिनी ने माँ यशोदा के वात्सल्य और बाल कृष्ण की मोहक लीलाओं की जो प्रस्तुति थी उसे देखकर आप आनंद से भर उठेंगे। बिल्कुल, तो आप इस आनंद को लीजिए और साथ ही साथ इन सुंदर सी झलकियों को देखिए। इसके साथ ही मुझे, मेरी सहयोगी कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।